हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत को देखेंगे। किसका सिद्धांत देखेंगे? कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को देखा है और बायोगास्की के किसके सिद्धांत को देखे? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को देखा है। तो हम लोग आज कौन सा सिद्धांत देखेंगे? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत को देखेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। और ये आपका सीटेट ही नहीं, किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपका इन तीनों सिद्धांत से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आपका बाल विकास में, पेडागोजी में, हर तरह के क्वेश्चन इन तीनों सिद्धांत से बहुत बनते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग से पूछे कि कोहलबर्ग कहाँ के थे, तो कोहलबर्ग आपके कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और कोहलबर्ग ने ही आपका कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत कहें या नैतिकता का सिद्धांत कहें, ये सिद्धांत दोनों किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। इसको दो अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन है कि नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नैतिक विकास आपका क्या होता है। नैतिक विकास आपका क्या होता है? नैतिक विकास से अगर हम लोग को 3 प्रश्न के आंसर मिल जाए तो नैतिक विकास हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग से पूछे नैतिक विकास क्या है कोई, और नैतिक विकास क्यों करें, और नैतिक विकास कैसे करें, इन तीनों का अगर आंसर मिल जाए हम लोगों को, तो हम लोग को नैतिक विकास के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नैतिक विकास आपका क्या है। तो नैतिक विकास आपका क्या है? नैतिक नियमों को सीखना आपका क्या कहलाता है? नैतिक विकास कहलाता है। नैतिक नियमों को सीखना आपका क्या कहलाता है? नैतिक विकास कहलाता है। मतलब आपका नैतिक नियम यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। नैतिक नियमों से हमें किसकी पहचान होती है? सही और गलत की पहचान होती है। और बच्चा जब अपने सामाजिक परिवेश में रहता है तब उसे नैतिकता और अनैतिकता दोनों के बारे में सीखता है। मतलब समाज में रह के बच्चा नैतिकता और अनैतिकता के बारे में सीखता है। तो हम लोग देखते हैं कि नैतिक नियम कौन कौन से, मतलब कौन से नियम नैतिक नियम कहलाते हैं। नैतिक नियम आपके कौन कौन से हैं? नैतिक नियम जैसे ये समाज सम्मत नियम, मतलब समाज, जब बच्चा समाज में रहता है तो नैतिकता या अनैतिकता सीखता है। तो जैसे नैतिक नियम कौन से? समय का पालन करें। जब बड़े समय का पालन करेंगे तो बच्चे भी समय का देख के पालन करेंगे। ईमानदार बने, कर्तव्यनिष्ठ बने, बड़ों का आदर करें, जीवों पर दया करें। इसी प्रकार से बहुत से नियम होते हैं जो समाज सम्मत नियम क्या कहलाते हैं? आपके नैतिक नियम कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं नैतिक विकास। अच्छे मूल्यों का विकास ही आपका क्या कहलाता है? नैतिक विकास। जो हमारे अंदर अच्छे मूल्यों का विकास होता है वही आपका क्या कहलाता है? नैतिक विकास कहलाता है। अब मूल्य किसे कहते हैं? स्वयं को निर्देशित करने वाले नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। अगर हम लोग अपने अंदर स्वयं को निर्देशित करने वाले नियमों का संग्रह कर ले तो हमारे अंदर क्या? नैतिकता का विकास होगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नैतिक विकास क्यों करें? नैतिक विकास करने की क्या आवश्यकता है? तो नैतिक विकास क्यों करें? नैतिक विकास इसलिए करें क्योंकि इससे हम क्या होगा? अच्छे समाज का निर्माण होगा। मतलब अच्छे समाज के निर्माण के लिए नैतिक विकास जरूरी है, इसलिए हम लोग नैतिक विकास करें अपने अंदर। अगर फिर आप लोग से पूछा जाए कि नैतिक विकास कैसे करें, तो नैतिक विकास कैसे करें देखते हैं कि शिक्षक स्वयं नैतिक नियमों का अगर पालन करेगा तो बच्चे भी उनका देख के पालन करेंगे। अगर शिक्षक टाइम से विद्यालय आएगा तो बच्चे भी टाइम से पहुंचेंगे। जब शिक्षक के टाइम से विद्यालय नहीं आएंगे तो बच्चे क्या आएंगे? टाइम से। इसीलिए शिक्षक स्वयं नैतिक नियमों का पालन करे। नैतिक मूल परक कहानियाँ सुनाया जाए, बच्चों को नाटक दिखाया जाए, दृष्टांत सुनाया जाए। मतलब इस नैतिक मूल परक बच्चों को क्या किया जाए? कहानियाँ सुनाई जाए, नाटक दिखाया जाए। तो इससे बच्चों के अंदर क्या? नैतिक विकास उत्पन्न होंगे, नैतिक विकास होंगे। नैतिक विकास को ही लेके इसीलिए कोहलबर्ग ने क्या दिया था? नैतिकता का सिद्धांत दिया था। तो नैतिकता का सिद्धांत देने से पहले कोहलबर्ग ने बहुत से बच्चों पर एक अध्ययन किया था। और अध्ययन नहीं, मतलब एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी से बच्चों से क्वेश्चन पूछा था। उसी मतलब कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे और इसके 6 उप स्तर, हर स्तर के 2-2 उप स्तर थे। तो कुल 6 उप स्तर थे और 3 क्या थे? स्तर थे। तो सबसे पहले हम लोग उस कहानी को जानते हैं जो कोहलबर्ग ने सुनाया था। तो एक कोई व्यक्ति था जिसका नाम था मिस्टर हेंज। तो मिस्टर हेंज जो था उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। और वह मतलब मौत के कगार पे थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे तुम्हारी मतलब पत्नी की जान बच सकती है।
और डॉक्टर कहते हैं कि वह जो दवाई है वह एक तरह का रेडियम है जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने की है। और उस समय मतलब उसने खोज की थी, तो उस दवाई को जितना मतलब जितने में वो मतलब बनाया था उससे मतलब उसका 10 गुना उसका दाम रखा था उस फार्मासिस्ट ने। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर वो दवाई मिल जाती है तो तुम्हारी पत्नी की जान बच जाती है। तो ये जो मिस्टर हेंज रहता है वह अपने पहले रिश्तेदारों के पास जाता है, उनसे कुछ मतलब पैसे उधार लेता है। तो बहुत से लोग देते हैं, बहुत से लोग नहीं देते हैं। तब वो अब उसके बाद जो पैसे मतलब जो कुछ भी मिलते हैं तो वो पैसे लेके कहाँ जाता है, उस मेडिकल स्टोर पे जाता है जहाँ पे वो दवाई रहती है। फिर वहाँ पे जाता है और दवाई बनाने का खर्चा मतलब वो बढ़ा दिया, तो उससे दवाई का दाम पूछता है। तो दवाई का दाम इतना पूछता है कि उसके पास उसका आधा भी उस पैसा नहीं रहता है। तो वो कहता है कि मैं बाद में इसका मतलब पेमेंट कर दूंगा, मुझे दवाई दे दो, मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। मतलब उस दवाई वाले से, मेडिकल स्टोर वाले से बहुत वो करता है कि मुझे दे दो दवाई, और मतलब मेरी पत्नी बहुत बीमार है, वो मरने की कगार पे है। लेकिन तब भी दवाई वाला नहीं देता है। कहता है कि नहीं, ये मैंने इसको मतलब बनाया है और मैं इसे बेच कर ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। मतलब मिस्टर हेंज बहुत मतलब वो करता है, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन तब भी वो दवाई वाला नहीं मानता है। और बाद में अंत में मिस्टर हेंज क्या करता है, मिस्टर हेंज बाद में मजबूर होकर मतलब रात के समय उसकी दुकान को तोड़कर दवाई को चुरा लेता है। और जिससे दवाई चुरा लेता है तो उसकी पत्नी की जान क्या हो जाती है, बच जाती है, दवाई खा लेती है। तो इस कहानी के आधार पे कोहलबर्ग ने दो बातों पे बहुत जोर दिया था। अगर इस कंडीशन में हम लोग होते तो क्या करते, आप ही लोग सोचिए। अगर मतलब कोई मतलब अपना कोई खास है, मित्र है, परिवार का कोई है, अगर उसकी जान किसी दवाई से बच रही है और दवाई इतनी महंगी कि इतना पैसा हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग क्या चोरी चोरी नहीं करेंगे अगर वो नहीं देगा? अब इसलिए चोरी करेंगे, कोई चोरी करेगा, कोई कहेगा हम नहीं करेंगे। तो उसी के आधार पर कोहलबर्ग ने दो तथ्य बताए थे। दो तथ्य कौन कौन से थे? एक आपका नैतिक तड़कड़ा था और दूसरा नैतिक दुविधा थी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कोहलबर्ग। तो ये देखिए, नैतिक विकास के लिए छात्रों को नैतिक तड़कड़ा और नैतिक दुविधा के अवसर दें। मतलब छात्रों को नैतिक विकास के लिए नैतिक तड़कड़ा और नैतिक दुविधा के अवसर देने चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर क्या होगा, नैतिकता का विकास होगा। अब हम लोग जानते हैं कि नैतिक तड़कड़ा क्या होता है और नैतिक दुविधा। अब जानते हैं हम लोग नैतिक तड़कड़ा क्या होता है। तो नैतिक तड़कड़ा आपका क्या होता है, इस बात पर तर्क करना कि क्या उचित है क्या अनुचित। मतलब इस बात पे तर्क करना क्या उचित है क्या अनुचित। अब वहाँ पे जो मिस्टर हेंज था उसको उचित क्या लगा कि उचित यही लगा कि वो दवाई चुरा ले, क्योंकि दवाई वाला तो दे नहीं रहा था। तो उसने क्या कि दवाई को चोरी कर ली, जिससे उसकी पत्नी की क्या हुई, जान बच गई। तो उसको उचित क्या लगा, दवाई को चोरी करना, मिस्टर हेंज को। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नैतिक दुविधा आपका क्या होता है। नैतिक दुविधा आपका क्या होता है, उचित और अनुचित के बारे में डिसीजन लेने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, नैतिक दुविधा कहलाता है। मतलब उचित और अनुचित के बारे में जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा कहलाती है। नैतिक दुविधा जैसे हिंज अगर चोरी करेगा, मतलब यहाँ हम लोग सोच रहे हैं, मतलब वो मतलब हम लोग सोचे या हिंज सोचे कि अगर मैं चोरी करूँगा तो पुलिस मुझे पकड़ ले जाएगी, अगर चोरी नहीं करूँगा तो मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। तो यहाँ क्या करें, डिसीजन मतलब सोचने की जो प्रक्रिया होती है उचित अनुचित में, वो आपका क्या कहलाती है, नैतिक दुविधा कहलाती है। और जो उचित और अनुचित क्या सही है क्या नहीं सही है, वो जो डिसीजन होता है वो आपका क्या कहलाता है, नैतिक तड़कड़ा कहलाता है आपका। कोहलबर्ग ने नैतिक तड़कड़ा और नैतिक दुविधा दोनों बातों को ध्यान में रख के नैतिक विकास के 3 स्तर बताए और 6 उसके उप स्तर बताए, मतलब 6 अवस्थाएं बताई और 3 स्तर बताए। तो ये हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्तर हैं और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो देखिए, कोहलबर्ग के नैतिकता के स्तरों व अवस्थाओं की विशेषताएं, मतलब इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और हर स्तर में दो दो क्या है, अवस्थाएं हैं। तो दो दो अवस्थाएं हैं तो कुल कितनी अवस्थाएं हो गई, 6 अवस्थाएं हो गई। 6 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर हैं, जिसको किसने बताया था, कोहलबर्ग ने नैतिकता के सिद्धांत में बताया था। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं पहले स्तर को। आपके पहले स्तर का क्या नाम है, पूर्व लौकिक स्तर कहें या पूर्व परंपरागत स्तर कहें या पूर्व रूढ़िबद्ध स्तर कहें। इसको इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व लौकिक स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व रूढ़िबद्ध स्तर। इसकी 2 अवस्थाएं हैं। 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है, इस स्तर में नियम बड़े बनाते हैं और पालन कौन करता है, पालन बच्चे करते हैं।
मतलब पहला जो स्तर है पूर्व लौकिक स्तर, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, इस स्तर में नियम बड़े बनाते हैं और पालन कौन करता है, बच्चे करते हैं। जैसे आपकी पहली अवस्था कौन सी है, पहली अवस्था है सजा एवं आज्ञा पालन और दूसरी अवस्था है करण सापेक्ष। पहली अवस्था है आपकी सजा एवं आज्ञा पालन। अब जैसे ये आपकी पहली जो अवस्था है, जैसे जब हिंज ने चोरी की, बच्चे सोचेंगे हिंज ने चोरी की, अब हिंज को क्या सजा मिलेगी, तो बच्चे या हम मतलब ये सोचेंगे कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंज अगर चोरी करेगा तो हिंज को या तो पुलिस पकड़ ले जाएगा या उसको डांट मिलेगी। तो ये आपका कौन सा स्तर है, पहला स्तर है सजा एवं आज्ञा पालन। दूसरा स्तर आपका कौन सा है, दूसरा स्तर है आपका करण सापेक्ष। इस अवस्था को कहा जाता है जैसे कि तैसे वाली अवस्था। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वह किसी के साथ मतलब बुरा व्यवहार कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी उस व्यक्ति के साथ वैसा ही बुरा व्यवहार करेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, करण सापेक्ष या जैसे कि तैसा वाली अवस्था। अब हम लोग देखते हैं दूसरे स्तर को। दूसरा स्तर आपका कौन सा है, दूसरा स्तर आपका कहलाता है लौकिक स्तर या परंपरागत स्तर या रूढ़िबद्ध स्तर। लौकिक स्तर, परंपरागत स्तर या रूढ़िबद्ध स्तर, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें है कि इस स्तर में स्वयं की आवश्यकता, इस स्तर में स्वयं की आवश्यकता व समाज की आवश्यकता, मतलब यहाँ स्वयं की आवश्यकता और समाज की आवश्यकता में समन्वय के लिए नैतिक नियमों का पालन किया जाता है। मतलब स्वयं की आवश्यकता और समाज की आवश्यकता के लिए नैतिक नियमों का पालन किया जाता है। किस स्तर में, लौकिक स्तर या परंपरागत स्तर या रूढ़िबद्ध स्तर में। अब इसका तीसरी, इसमें कौन सी अवस्था आती है, तीसरी अवस्था आपकी है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की। यहाँ पे जो मतलब बच्चे होते हैं वो प्रशंसा पाने के लिए दूसरों का अनुकरण करते हैं, मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहलाने के लिए। तो ये आपके किस अवस्था में आता है, किस स्तर में आता है, लौकिक स्तर में आता है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। और चौथा आपका जो है, चौथा आपका कौन सा है, कानून एवं व्यवस्था। कानून एवं व्यवस्था मतलब अगर बड़े कानून कोई बनाते हैं, मतलब इतने बजे सुबह उठना है और अपने कहें बच्चों को कि 5 बजे उठ जाओ और अपने उठे 10 बजे, तो इससे कानून और व्यवस्था थोड़ी ना चलेगी। जब बड़े भी मतलब नियमों का पालन करेंगे तो उसे देख के बच्चे भी नियमों का पालन करेंगे। तो ये क्या है, कानून एवं व्यवस्था। ये आपकी तीसरी अवस्था थी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, और चौथी अवस्था आपकी थी कानून एवं व्यवस्था। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरे स्तर को। तीसरा स्तर हम लोग का क्या है, तीसरा स्तर को कहते हैं पश्च लौकिक स्तर या पश्च परंपरागत स्तर या पश्च रूढ़िबद्ध स्तर। इसको इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पश्च लौकिक स्तर कहे या पश्च परंपरागत स्तर कहे या पश्च रूढ़िबद्ध स्तर कहे, इसको इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। मतलब इसमें व्यवहार को चयनित कर लिया जाता है और चयनित व्यवहार के आधार पर मूल्यों की व्याख्या की जाती है। व्यवहार पहले चयनित कर लिए जाते हैं और चयनित व्यवहार के आधार पर क्या की जाती है, मूल्यों की व्याख्या कहलाती है तीसरे स्तर में, मतलब पश्च लौकिक स्तर में। इसमें जो आपकी पांचवी अवस्था आती है, पांचवी अवस्था कौन सी है, सामाजिक संविदा की अवस्था। सामाजिक संविदा की अवस्था क्या कहता है, इस अवस्था में जो है समाज की आवश्यकता के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार नैतिक नियमों में परिवर्तन होता है। समाज की आवश्यकता के अनुसार, यहाँ पे समाज की आवश्यकता के अनुसार किसका परिवर्तन होता है, नैतिक नियमों में परिवर्तन होता है। आपका सामाजिक संविदा की अवस्था में समाज की आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, नैतिक नियमों में परिवर्तन होता है। जैसे मिस्टर हेंज थे, इन्होंने अपने पत्नी की जान बचाने के लिए क्या की, दवा चोरी किया। तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या थी, जीवन बचाना, इसलिए उसने क्या की, चोरी की, अपने मतलब नियमों में क्या किया, परिवर्तन किया। फिर आपकी छठवीं अवस्था कौन सी, छठवीं अवस्था है आपकी सार्वभौमिक लोक नीति शास्त्रीय सिद्धांत। सार्वभौमिक लोक नीति शास्त्रीय सिद्धांत, इस अवस्था में नैतिक नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब इस जो मतलब सिद्धांत है, इसको कौन सा नियम कहते हैं, स्वर्ण नियम कहते हैं। कौन सा नियम, स्वर्ण नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें नैतिक नियमों में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर उसने मतलब दवा देने को मना कर दिया तो वो दवा चोरी नहीं करेगा, चाहे उसकी पत्नी की जान ही क्यों ना चली जाए। मतलब वो नैतिक नियमों को तोड़ेगा नहीं। ये कौन से मतलब सार्वभौमिक लोक नीति शास्त्रीय सिद्धांत में आता है। मतलब यहाँ पे वो क्या करेगा, चोरी नहीं करेगा। मतलब इस अवस्था में नैतिक नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, इसीलिए इसको कौन सा नियम कहते हैं, स्वर्ण नियम कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत है उसमें 3 स्तर देखे और उसकी 6 अवस्थाएं देखी। हर स्तर में 2-2 अवस्थाएं हैं। जैसे आपका पहला स्तर कौन सा था, पहला स्तर आपका था ये
पूर्व लौकिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व रूढ़िवाद स्तर। इसके इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें दो अवस्थाएं आती हैं, सजा एवं आज्ञा पालन आता है और दूसरा करण सापेक्ष आता है। फिर आपका जो दूसरा स्तर था वो कौन सा स्तर था, लौकिक स्तर या परंपरागत स्तर या रूढ़िवाद स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। इसमें भी दो अवस्थाएं आती हैं, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, और आता है दूसरा कानून एवं व्यवस्था। और आपका जो तीसरा स्तर था पश्च लौकिक स्तर, पश्च परंपरागत स्तर, पश्च रूढ़िवाद स्तर, जिसे हम लोग कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। उसमें भी दो अवस्थाएं आती हैं आपकी, सामाजिक संविदा आता है, संविदा की अवस्था, और एक आता है सार्वभौमिक लोक नीति शास्त्रीय सिद्धांत। और हम लोगों ने जो ये देखे हैं लॉरेंस गोयलबर्ग के मतलब नैतिकता का सिद्धांत, अगर आपका सीटेट का पेडागोजी में इसके कथन उससे बहुत क्वेश्चन बनते थे। इस टॉपिक को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और हम लोग का टॉपिक आज यहीं पे समाप्त। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।